अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस, जिसे अलकादे ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और दोनों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। ये नए जज आए नासिर जावेद राना साहब, जिन्होंने ये फर्द जुर्म आयद की है। आमतौर पर होता ही है कि जब कोई नया जज आता है तो उसे वक्त दिया जाता है, वो केस को समझता है, दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद जो है वो केस आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आनन फानन जज साहब वही काम कर रहे हैं जो इससे पहले उनके बाकी साथी जजेस ने किया। एक स्क्रिप्ट जो है वो जज साहब को दे दिया जाता है, एक स्टेज सेट कर दिया गया है जहां पे किरदार अपने डायलॉग्स याद करके बारी बारी नमूदार होंगे और इमरान खान को वो सज़ा सुना दी जाएगी जो कहीं और लिखी गई है। सिर्फ ये किरदार हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। व्यूअर्स, एक दरख्वास्त जो है वो इमरान खान के वकला की तरफ से अदालत के सामने की गई कि जनाब सरकार, आपने जो कॉपीज हमें प्रोवाइड की हैं ये पढ़ी नहीं जा रही और जो चार्जेस लगाए गए हमें नहीं मालूम कि इमरान खान के ऊपर कौन से इल्ज़ामात हैं। अगर आप हमें मुनासिब कॉपी दे दें तो हम इसका मुनासिब जवाब भी आपको दे देंगे। लेकिन इमरान खान के वकला की ये बात नहीं मानी गई और उन्होंने फैसला जो है वो सुना दिया, यानी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब होगा क्या, 58 गवाह हैं इसके अंदर। इन 58 गवाहों में से 5 को तलब कर लिया गया है और देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील जल्दी सुनता है या फिर ट्रायल कोर्ट जो है फैसला जल्दी आपको जो है वो सुनाता हुआ नजर आएगा। आप दोनों अदालतों को अगर कंपेयर करें ना, तो हो ये रहा है कि एक तरफ 280 की स्पीड है, इमरान खान के खिलाफ ट्रायल जारी है, और दूसरी तरफ 5 की स्पीड से इमरान खान की अपीलें जो हैं उनके ऊपर समाअत होती है, नोटिस किए जा रहे हैं, वक्त दिया जा रहा है कि दूसरी तरफ से इमरान खान के खिलाफ मजीद केसेस और उनके जो नताइज हैं, जो स्क्रिप्टेड नताइज हैं वो आ जाएं, तो फिर हम इमरान खान की ज़मानत के हवाले से ये कम अज़ कम कहने के जोगे हो जाएंगे कि अब अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान की ज़मानत जो वो नहीं हो सकती, क्योंकि फ़र्द जुर्म जो वायद हो चुकी है। होना ये चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा बहुत पहले खटखटा दिया जाता इस केस के अंदर और ये कहा जाता कि जनाब देखें, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और इमरान खान को सज़ा अभी तक इसके अंदर नहीं हुई, लिहाजा ज़मानत दे दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से एक गलती मौजूद है इस केस के अंदर भी, यानी देर कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के वकला ने, और यकीनन दूसरी तरफ ये मौका फराहम किया गया है कि इसमें सज़ा हो जाए। अब देखें होगा क्या, जब ये केस लगेगा ना तो खान साहब के वकला कहेंगे कि जनाब ज़मानत दे दें, तो अदालत कहेगी कि कौन सी ज़मानत भाई, दूसरी तरफ तो फ़र्द जुर्म जो वायद हो चुकी है, तो लिहाजा अब ट्रायल कोर्ट का फैसला आने दें और फिर हम देखेंगे कि हमने सज़ा जो है उसके ऊपर क्या फ़ैसला देने, और आप जाएँ और अलग से एक दरख्वास्त जो है आप दायर कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब इस केस के अंदर ना होगा क्या, कुछ हकाइक मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली चीज, इमरान खान, ये वही केस है जिसमें बायोमेट्रिक करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उन्हें कॉलर से पकड़कर जो है वो गाड़ी में डाला गया, आपने वो विजुअल्स देखे होंगे। और दूसरी तरफ एक मुजरिम पाकिस्तान में वो आए प्रोटोकॉल के साथ, रियासत ने उनको एक शाही प्रोटोकॉल दिया, बायोमेट्रिक मशीन चलकर उनके पास गई। दोनों कंपैरिजन आप कर ले, एक मुजरिम था और एक के ऊपर इल्ज़ाम है, आज तक इल्ज़ाम है और वो साबित नहीं हुआ, अभी फैसला होना बाकी है, और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये फ़र्क था दोनों मुकदमात के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट की भी एक ऑब्जर्वेशन, एक फ़ैसला मौजूद है जिसमें इस फैसले को कलअदम करार देते हुए आमिर फारूक के फैसले के ख़िलाफ़ अदालत ने एक फ़ैसला दिया, वो भी आपके सामने है। अब इसमें जो सवालात पूछे गए ये बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ हैं और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं जो एक क्लीन चिट इमरान खान को इस केस के अंदर दे रही है। देखें जी, पहली चीज़ ये है कि ये पैसा इस वक्त किसके बैंक अकाउंट पे मौजूद है। क्या वो इमरान खान के बैंक अकाउंट पे मौजूद है या बुशरा बीबी के या फिर इनके किसी फ्रेंड बैंक के? ऐसा नहीं है। वो पैसा आज भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर मौजूद है। और फिर इस जो फैसला था जो किया गया, अगर उसके मेरिट्स को देखा जाए तो ये केस 5 मिनट से पहले जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पैसा अगर इमरान खान ने अपनी ज़ात पर खर्च किया या किसी के कहने के ऊपर उसे इस्तेमाल किया या फिर किसी और को दे दिया तो फिर यकीनन ये केस बनता था। लेकिन ये कैसा लीडर है, ये कैसा सियासतदान है जो फलाही मंसूबा लगाता है
और उसी के ऊपर उल्टा एक केस बना दिया जाता है। अब इस पे एक ये भी सवाल किया गया शहजाद अकबर साहब के हवाले से कि काबीना की मंजूरी से पहले पैसे पाकिस्तान आए। ये सवाल शहजाद अकबर साहब से पूछना चाहिए कि क्या वो आए या नहीं आए, और इस वक्त वो पैसा कहाँ पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आजकल बहुत सारे रिमार्क्स दे रही है, तो इसके ऊपर भी कोई ऑब्जर्वेशन जारी करे ना, बताए कि पैसा कहाँ पर है और उस पैसे का क्या किया जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक सवाल ये भी किया गया एनसीए और मलिक रियाज साहब की डील के हवाले से। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मलिक साहब ना आजकल इंतज़ार कर रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कब कुर्सी पर बैठेंगे और फिर उन्हें रिलीफ मिलने का एक सिलसिला जो वो शुरू हो जाए। मलिक रियाज साहब के बैरियर टाउन लाहौर की बिजली भी काटी गई है। अगर आप लाहौर से हैं और आप ऑब्वियसली आपने ये तकलीफ जो है वो बर्दाश्त की है, तो उस पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर अपडेट क्या है। ये सब पॉलिटिकल एक तरह से विक्टिमाइजेशन जो वो की जाती है। तो मलिक साहब को ये इंतज़ार है कि आसिफ अली जरदारी कुर्सी पर बैठे और फिर उनके केसेस, उनके जिस तरह उनको गवाह बनाया जा रहा है, एक एक करके चीज़ें बाहर आ जाएं। अब देखना ये होगा कि मलिक रियाज जो इस केस के अंदर गवाह थे, जिन्होंने अलकादिर ट्रस्ट केस यानी वो जो बिल्डिंग बना कर दी, जिसके हवाले से ये सवाल किया जा रहा है कि इस पर कितना पैसा खर्च आया, वो भी खान साहब से पूछा जा रहा है। वो आकर अदालत में क्या गवाही देंगे, जवाब देंगे, और अगर देंगे तो फिर ये भी देखना होगा कि उसकी गवाही का इस केस के ऊपर क्या असर पड़ता है और कौन कौन सी ताकतें मलिक रियाज को बचाने की अब कोशिश करेंगी। अगर आपने मलिक रियाज साहब को बचाना है ना, फिर ये भी कौम को जरूर बताएं कि वन हाइड पार्क और फिर ये बेचा कैसे गया और किसके पैसे से इसको खरीदा गया, ये भी हकायक कौम को जरूर पता चलने चाहिए। अब नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज की जो डील थी वो बरतानिया की हुकूमत के साथ हुई। आप एक खत लिखें, बरतानिया की हुकूमत वैसे तो आपको आपके जाती उमरा के महल में भी मिलने जाएगी और पाकिस्तान में मुलाकातें हो रही हैं हुकूमत के लोगों की, तो पूछें उनसे कि इस डील के बारे में, और आपको पाबंद हैं बताने के कि ये डील किस किस्म की हुई। लेकिन ये भी सवाल जो है वो इमरान खान से तो आप पूछते हैं, लेकिन उन लोगों से आप नहीं पूछेंगे। अब एफबीआर से ये सवाल होना चाहिए था कि टैक्स इस्तस्ना क्यों दिया गया। एक चोरी की दौलत अगर पाकिस्तान से बाहर गई और पाकिस्तान में वो वापस आती है और उस पैसे को किस तरह से एक सेटलमेंट के तौर पर एडजस्ट किया गया, तो उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, और अगर लगेगा तो एफबीआर इस हवाले से क्या कहती है, ये भी कौम को बताना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें यानी इस केस के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल ये भी मौजूद है। व्यूअर्स, इसमें ना एक और जो बहुत ही अहम नुकता था, जुल्फी बुखारी और बाबर अवान जो थे इसके ट्रस्टीज़ में शामिल थे। ठीक है, खान साहब ने दोनों को कहा कि यार ये इनको आप निकाल दें, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि खान साहब ये नहीं चाहते थे कि इन दोनों को अगर ये ट्रस्टीज़ के अंदर रहें तो लोग पॉलिटिकली इस इदारे को भी विक्टिमाइज करें। जिस तरह खान साहब ने शौकत खानम को बनाया, नमल को बनाया, तो वहाँ पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। इसीलिए इस बुनियाद पर यह सवाल आपने पूछ तो लिया, लेकिन इस केस पर क्या इमरान खान, इस बुनियाद पर उनके खिलाफ ये केस चल सकता है। नैब ने और उनकी टीम ने वक्त ज़ाया किया और इमरान खान से ये ऊट पटांग किस्म के सवाल जो हैं वो करते रहे, और इसके अलावा कोई मंतक नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड फैसला सुनाया जाएगा इस केस के अंदर भी, यानी 4 फैसले इमरान खान के खिलाफ जो हैं वो 3 आगे, चौथे की जो है वो तैयारी की जा रही है। अब खान साहब की ना मीडिया से गुफ्तगू हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। काफ़ी दिनों के बाद खान साहब का इंटरेक्शन हुआ है मीडिया से, और वो इसलिए ज़रूरी था ये इंटरेक्शन, इसलिए जो बातें खान साहब ने की हैं, एक तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और आने वाले दिनों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सी सियासत करेगी, और इस वक्त केपी में इमरान खान की हुकूमत को बनने नहीं दिया जा रहा। मुल्क के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब इमरान खान के खिलाफ जो है वो बातें कर रही है, और खान साहब इसका क्या जवाब दे रहे हैं। देखिए जी, एक तो 9 मई जिस तरह से पार्टी को ख़त्म किया गया, और 9 मई को बुनियाद बनाकर ना सिर्फ पॉलिटिकल एक बयानिया दोबारा से बनाया जाएगा, बल्कि जब भी एहतजाज होगा ना पाकिस्तान में, जहां जहां भी एहतजाज होगा, लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद आप ये कहेंगे कि ये सारे लोग जो थे वो 9 मई में मुलविस पाए गए। हामिद मीर साहब ने जी एक नुक्ता कुछ दिन पहले ही उठाया है, और असद तूर की गिरफ्तारी के बाद वो ये कहते हैं कि अब मज़ीद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और इदारों को इस्तेमाल करके गिरफ्तारियाँ शुरू होंगी, और ह्यूमन राइट्स कमीशन और इस तरह की जितनी भी बुनियादी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, इनको बैन कर दिया जाएगा, और फिर आइन में तब्दीली की एक कोशिश जो है वो की जाएगी। मैं आपको इसकी भी एक वजह बता देता हूँ
क्योंकि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ना, ये कोई इतना सादा नहीं है। इस हवाले से मेरे पास एक इनसाइड स्टोरी है, मैं आपको आगे चलकर आपके सामने हकायक रखूँगा कि आइन जो हामिद मीर साहब ये बात कर रहे हैं, इसका आइन में तब्दीली और तरमीम ये किस तरह मुमकिन होगी और इस वक्त क्या खेल जो है वो खेला जा रहा है। सवाल ये भी हुआ जी खान साहब से कि सदर आरिफ अलवी साहब ने क्या किया जी, पार्टी जीती है, आप इजलास क्यों नहीं बुलाते, जो पार्टियां इस वक्त पार्लियामेंट में अंदर मौजूद हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई क्या जो आरिफ अलवी साहब ने की है वो ठीक की। तो खान साहब का ये जवाब था जी बिल्कुल ठीक की, पहले नंबर्स को पूरा किया जाए और फिर उसके बाद फैसला किया जाए कि आपने इजलास बुलाना है या नहीं बुलाना है। यानी एक इनकम्प्लीट पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। एक जाली मैंडेट तो था ही था, लेकिन एक इनकम्प्लीट पार्लियामेंट भी इस वक्त मौजूद है। 20 सीटों वाले को अगर आप वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठाएंगे तो फिर मुल्क जो है वो कैसे आगे जाएगा। सारा मुल्क इंतखाबात में उनके खिलाफ खड़ा है। और जो सबसे अहम नुकता है, और मेरा ख्याल है कि आज कल परसों या फिर जब भी वक्त आए, जब हालात बेहतर हों और जो जुल्म और बर्बरियत जो इस वक्त की जा रही है जब ये ख़त्म हो जाए, तो पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आए ना खान साहब, आप या आपके अलावा कोई भी हुकूमत आए, इलेक्शन कमिश्नर का एहतसाब अब होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने पाकिस्तान की जमहूरियत पर डाका डाला, मैंडेट को चोरी किया, तो ऐसे चोरों को कौम के सामने यकीनन एक्सपोज करना हुकूमतों की जिम्मेदारी। अभी तो खैर सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं ना, तो ठीक है, होते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एहतसाब होना मेरा ख्याल है कि वक्त की अहम ज़रूरत है। और ये एहतसाब 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन हो ज़रूर। खान साहब ने शरीफ ख़ानदान की सियासत के हवाले से भी बात की, किस तरह से लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और जो मेरे लिए सबसे अहम जो चीज़ थी ना कि इमरान खान का एक जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन आना चाहिए। IMF के हवाले से जो ख़त लिखा, लोगों ने सवाल किया, सहाफ़ी ने कहा हाँ साहब आपने ख़त लिखा, उन्होंने कहा जी मैंने डिक्टेट करवाया था, अब सियासी क़यादत अब आ रही है मुझसे मिलने के लिए, देखना ये होगा कि ख़त उन्होंने भेजा या नहीं भेजा, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अहम नुकता ये था कि जब FATF के हवाले से कानून साजी की जा रही थी ना, तो आपको याद होगा कि वो आज भी विजुअल्स पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स और प्रोग्राम्स में चलते हैं, जिसमें जो पीपल्स पार्टी थी वो उठ उठ कर जा रही थी। तो उस वक्त जो कुछ आपने पाकिस्तान के साथ किया, बैकडोर आप ये कह रहे थे कि यार हमारे केसेस ख़त्म करो, और अगर केसेस तुमने नहीं किए ख़त्म तो हम तुम्हारे साथ FATF में नहीं बैठेंगे। आज आप सदर आरिफ अलवी को जो है वो गद्दार कह रहे हैं और उनके खिलाफ केसेस बनाने की जो वो तैयारी की जा रही है। अब एक ख़बर ये भी व्यूअर्स आई, और ये पाकिस्तान के अंदर ना काफ़ी दिनों से लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं कि अलवी साहब जाते जाते इमरान खान की सज़ाओं को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। पहली बात तो जी अलकादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला होगा नहीं, और अलवी साहब जो हैं शायद वो अपनी कुर्सी पर ना रहें। तो एक तो चीज़ ये हो गई कि सारी सज़ाएँ अगर वो चाहें भी तो ख़त्म करना तो नहीं होंगी। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि सदर के पास जो आर्टिकल 45 का हवाला दे रहे हैं ना, वो क्या कहता है। आर्टिकल में लिखा है जी कि सदर मुमलिकत को किसी अदालत, ट्राइब्यूनल या दीगर जो मजाज जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी सज़ा को माफ़ करने की एक उनके पास इख्तियार मौजूद है, मुलतवी करने और कुछ अरसे के लिए रोकने और इसमें यानी उसको कम करने की भी आपके पास जो है ये आपके पास ये पावर मौजूद है। लेकिन व्यूअर्स ये चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं, क्योंकि सदर का इख्तियार तो ये ज़रूर होता है, लेकिन कोई समरी जब तक काबीना या वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से नहीं आती या कोई सिफारिश नहीं की जाती, सदर अलवी साहब जो हैं या कोई भी सदर हो, वो इतना तगड़ा नहीं है हमारे मौजूदा आइनी ढांचे के अंदर कि वो उसके ऊपर जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सके। लोग ये कहते तो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल इस वक्त बयानबाजी हो रही है, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि खान साहब कभी भी नहीं लेंगे। वो अगर चाहें भी अलवी साहब सज़ा इमरान खान की ख़त्म करना चाहें तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। इसका एक प्रोसीजर होता है, काबीना फैसला करेगी, समरी को भेजा जाएगा, समरी जो है वो अलवी साहब के पास पहुंचती है और फिर अलवी साहब के पास से इख्तियार है कि वो इसे ख़त्म करते हैं या नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर फिर भी दो आराज़ मुख्तलिफ जो आरा हैं वो मौजूद हैं, और अगर खान साहब की सज़ा को ख़त्म कर भी दिया जाए तो पॉलिटिकली क्या ये वायबल होगा, और फिर एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है उसकी अहलियत का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि जनाब इन्हें तो सज़ा हुई थी और फिर उस सज़ा को माफ़ किया गया, तो वो सज़ा ख़त्म नहीं हुई, यानी सज़ा मौजूद थी, उसको एक स्पेशल पावर्स के ज़रिए ख़त्म किया गया,
लेकिन उसका जो असर है अहलियत के हवाले से वो कितनी देर रहेगा, ये भी एक अगला सवाल होगा जो अदालतों में जाकर इसकी एक्सप्लेनेशन जो ली जाएगी। तो ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है। हाई कोर्ट्स या अदालतें या फिर उसके बाद जो सदर अलवी साहब हैं, फिर इसके अंदर एक जो बड़ी चीज़ थी, ये भी कहा जाता है कि जब तक एपेलेट ट्राइब्यूनल्स से आप अपने उस हक को इस्तेमाल नहीं कर लेते तो सदर साहब जो हैं उस प्रोसेस को बाईपास करके भी, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब तक फाइनलिटी जो है वो नहीं आ जाती, सदर साहब जो हैं इसके ऊपर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। इसके अंदर ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ना, इसके ऊपर इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए जी, 5 या 6 दरखास्तें थी जो लगी हुई हैं और इसके ऊपर भी फैसला नहीं हुआ। आजम नज़ीर तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामेंट में कोई मुंतखब नशिस्त नहीं है और ना ही इसने बतौर जमात इलेक्शन लड़ा, लिहाजा किसी तरह इसे मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी जा सकती। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं जी कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बुनियादी हक है। समझ नहीं आ रही दीगर जमातों के अरकान किस हैसियत में इलेक्शन कमीशन में आए हैं। बैरिस्टर गौहर ने समाअत के बाद ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक असम्बली के इजलास नहीं हो सकता। पंजाब और सिंध असम्बली के सेशन भी गैर कानूनी हुए, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन गौहर साहब कहाँ नोटिस लेगा? इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त तालाकार बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन और पूरे निज़ाम के जो ठेकेदार हैं सब मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। हम उतना कानून जो है वो तस्लीम करते हैं जितना हमारे फ़ायदे में होता है। ये हर तरफ यही हाल है और हम कानून की उतनी तशरीह करते हैं जिससे हमें फ़ायदा पहुंच सके। तो कानून की तशरीह, इख्तियारात का इस्तेमाल और कानून, ये जितनी सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में पहुंची हैं, क्यों पहुंची हैं, मैं आपके सामने वो जो मैंने खबर इकट्ठी की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो है क्या? अच्छा, एक तो सिकंदर सुल्तान साहब ने एक जवाब दिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर मैं आपको इसके पीछे मंतक भी कि जो बिगर गेम है वो क्या खेली जा रही है। सिकंदर सुल्तान साहब ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि बतौर पार्टी पेश हुए हैं। ये मामला आप इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकों को सुनने के बाद बुध तक इसकी समाअत जो है मुलतवी कर दी है। अच्छा, अब मखसूस नशिस्तों में जो एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी की जा रही है वो है क्या? इन 23 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है ना वो डिसाइसिव फैक्टर होगा। और अगर आप मौजूदा पार्टी पोजीशन या पार्टी इत्तेहाद को देखें ना तो इसमें 6 जमातें मौजूद हैं, ठीक है जी, और 6 जमातों के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। ठीक हो गया, 6 जमातें, किसी सिंगल पार्टी के पास बड़ी 2/3 अक्सरियत नहीं है, जिसको मिली थी आपने उसे छीन ली और ये 2/3 अक्सरियत आपने दीगर पार्टीज के दरमियान इसे तकसीम कर दिया। इसके बावजूद वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई आईनी तरमीम कर सके। यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब इलेक्शन कमीशन करेगा क्या? ये मामला जी 23 नशिस्तों का, ठीक है। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद के हिस्से में आने वाली अगर नशिस्तें उन्हें वापस नहीं करता या नहीं देता तो फिर ये नशिस्तें किस में तकसीम होगी? इस 6 इत्तेहाद जमाती इत्तेहाद के अंदर ही इसको तकसीम कर दिया जाएगा और 2/3 अक्सरियत जो है वो इनको मिल जाएगी। मैं आपके सामने नंबर्स भी रख देता हूँ। 6 जमाती इत्तेहाद को अगली हुकूमत की तश्कील के लिए आने वाली कौमी असम्बली के 207 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी। 2/3 अक्सरियत से कम है जिसे पार्लियामेंट के ऐवान ज़ीरी में यानी 224 MNAs की हमायत दरकार है। ये 2/3 की जो बात मैं कर रहा हूँ। 224 का जो मैजिक नंबर है आपको 2/3 मेजॉरिटी पर ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप आइन में तब्दीली कर सकते हैं और अगर किसी ने तरमीम करनी हुई, तब्दीली करनी हुई तो फिर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये वो खेल है जो इस वक्त खेलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और व्यूअर्स, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या है? एक तो जी एहतजाज की कॉल दी गई है। देखना ये होगा कि 9 मई की बुनियाद पर जो केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम की अदालत में एहतजाज की शक्ल में जो पुटअप किया है, इसके ऊपर अवाम निकलती है और अगर निकलती है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब में तो जी गिरफ्तारियाँ होंगी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की बुनियाद बनाकर गिरफ्तारियाँ होंगी और उनको जोड़ दिया जाएगा 9 मई के साथ। फिर अज़मा बुखारी जैसे लोग, इसके साथ साथ मरीम औरंगज़ेब और बाकी लोग जो हैं वो क्या कहेंगे? देखा जी, ये वही लोग हैं, ये वही किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर किया, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की, हमारे इदारों पर हमले किए और आज वो आपको टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी ये बात करते हुए नज़र आएंगे। मैं आपको ना एक चीज़ ये भी बता देता हूँ
कि एक तो मरीम नवाज़ थाने पहुंची और उन्होंने वहाँ पर सवालात शुरू कर दिए। देखिए, ये फ़ोटो सेशन से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अगर आपने, बिकॉज यू आर इन द पोजीशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, आप बैठकर पॉलिसीज़ बनाएं और आपके पास विजन होना चाहिए। वो विजन आपके पास नहीं है, काबिलियत आपके पास नहीं है। जब आप उन लोगों को इक़्तिदार पर बिठा दें जो उसके अहल नहीं होते ना, तो फिर वो दौरे ही करते हैं, वो तस्वीरें उतरवा कर ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा काबिलियत जो है वो कुछ और नहीं होती। मैं आपको ना एक ये जो जुल्म होता है ना, इसकी एक मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप पगड़ी को पाँव में रख देना और जूती को सर पे रख दें तो जुल्म हो जाता है, यानी किसी चीज़ को उसका मकाम ना देना। पाकिस्तान में जो इक़्तिदार की कुर्सी है ना, ये जुल्म ये हो रहा है कि जो मकाम पगड़ी का सर पे है और जूती का पाँव में है, अगर आप उसे रिप्लेस कर देंगे तो जुल्म जो है ना वो शुरू हो जाएगा। तो हमारी इस जमहूरियत के साथ भी जो जुल्म शुरू हो गया है। आप बीइंग द चीफ मिनिस्टर, द CM ऑफ पंजाब, मैडम CM जिनके बारे में अज़मा बखारी ने अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी शान में अगर आप कोई गुस्ताखी करेंगे तो वो कानून हरकत में आएगा और आपको पकड़ लिया जाएगा। और बग़ैर तहकीक की आप बात करेंगे। अज़मा बखारी ने फैसल वाडा के हवाले से अब से कुछ ही देर पहले क्या कहा, वो ये कहती हैं कि फैसल वाडा को दिमागी हालत का मुआयना कराना चाहिए। और ये पहला मौका नहीं है जो इन्होंने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है। जो काउंसलर नहीं बन सकता, इसे दूसरों पर तनकीद का हक़ नहीं है। अच्छा, मसला यहाँ पर ये है कि जो मखसूस नशिस्तों पर आए हुए लोग हैं वो क्या काउंसलर बनने के अहल थे या आवाम की अदालत या आवाम को फेस करने के अहल थे? वो क्या कहते हैं जी कि फैसल वाडा खुद 98 वोट तक लेने के अहल नहीं है। अच्छा, ये भी कौम को बता दें कि जो मखसूस नशिस्तों पर आए तो क्या वो अहल थे या अहल हैं, और अगर अहल हैं तो वो क्यों पाकिस्तान की आवाम को फेस नहीं करते और क्यों अपने ऐसे बयानात के ज़रिए ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। फैसल वाडा तो ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं बयानात के ज़रिए, लेकिन दूसरी तरफ से आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं खुदा के लिए, आवाम के लिए काम करें। अपने ये दो जो ख़ानदान हैं इनके लिए काम मत करें, और कौम ने आपसे हिसाब लेना है। जब ये हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाएगा ना आपका, तो फिर लोग आपसे पूछेंगे। बात तो अभी शुरू हो गई कि जो लोग अपनी सीट पर जीत कर नहीं आए उनसे क्या जो है वो बात जो है वो की जाएगी। मैं व्यूअर्स आपको ना आखिर में एक खबर ये भी दे दूं कि सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी उनके खिलाफ 2 मुकदमा जो हैं वो बनाए जाएंगे, यानी हथकड़ियाँ लगाने की उनको तैयारी की जा रही है। एक तो जी बिलावल जरदारी साहब शायद कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गए हैं और उनको शायद गुस्सा इस बात का था कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं बैठना चाहती थी, जो हमारा ग्रेटर प्लान था। ये देखें PTI ने इसको कैसे सबोताज किया, और अगर ये बैठ जाते तो आज हम एक बेहतर अंदाज में, एक बेहतर और नए झूठे बयानी के साथ आवाम के सामने जाते कि हमने जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, देखें हम उनके साथ नहीं बल्कि PTI के साथ बैठे हैं। अच्छा, अब ये 21 दिनों का जो मामला है, इस पे सदर मुमलिकत को आइन तोड़ने और इस पर उन्होंने कहा जी कि मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। पहली बात यह कि फिर सदर आसिफ जरदारी को भी बहुत सारे मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और उन्हें एक इस्तिस्ना ज़रूर हासिल रहा है। अच्छा जी, अब सदर आसिफ जरदारी सदर जब बन जाएंगे तो ये देखना होगा कि वो ब्रिज का काम क्या बिलावल और नून लीग के दरमियान करते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान करते हैं या नहीं करते। ये एक बड़ा मसला जो है वो आसिफ अली जरदारी के लिए ज़रूर होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल ने ये जो बात की है ना, आज उन्होंने अपने दिल की बात कैमरों के सामने करी थी। वो क्या कहते हैं कि जो हमसे वोट मांगने आए उनको हमने पाकिस्तान की खातिर वोट दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हमसे वोट मांगा ही नहीं, तो क्या हम करें? जो पाकिस्तान की खातिर हमसे हाथ मिलाए हम उनसे हाथ मिलाएंगे। अच्छा, सियासी कैदियों की, मैंने आपको कहा था ना कि ये कुछ दिनों के बाद अपने इस बयान से भी मुकर जाएंगे। आज देखिए मुकर गया बिलावल कहता है जी कि मुझे मैंडेट ही नहीं मिला। भाई हुकूमत है तुम्हारी, तुम्हारे पास मैंडेट है, झूठ क्यों बोलते हो कौम से? ये मैंडेट ही है ना, और क्या है? मैंडेट मिला पाकिस्तान की अवाम ने, जितना भी तुम्हें मैंडेट दिया, फिर ये मत कहो ऐवानों में जाकर के हमें पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब किया। जब सियासी कैदियों को रिहा करने की बात आए तो तुम्हारे पास मैंडेट नहीं है, और जब तकरीर करने की बात आए तो तुम्हारे पास मैंडेट है। तो कौम से ये मजाक मत करें। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।